इधर मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आज बड़े बड़े अपराधियों की दुर्गति हो रही है। जिनके नाम से कर्फ्यू जैसा माहौल हुआ करता था, आज उन माफिया की स्थिति देखिए। एक माफिया ऐसा भी था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के काफिले रुक जाया करते थे। जब हमने रगड़ कर कार्रवाई की तो उसकी पैंट गीली हो गई। निर्दोष को मारोगे तो मिट्टी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। सबकी गर्मी शांत हो चुकी है। कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब और चलिए एक बार फिर से आपको मोहम्मदाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर अब्बास अंसारी इस वक्त कब्रिस्तान पहुंच चुका है फातिहा पढ़ने के लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिता मुख्तार अंसारी दिखाई दे रहे हैं कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए अब्बास अंसारी को पुलिस वैन में लाया गया है। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, वहां से क्या जानकारी दे रहे हैं सुनते हैं। अब अब्बास अंसारी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर है अब्बास अंसारी की, यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर फातिहा पढ़ेंगे पिता की तर्ज पर। वो भी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का भी अभिवादन स्वीकार करते हैं, ये कोशिश है उनकी पिता की छवि दिखाने की। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए अब्बास अंसारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और अब यहाँ पर पहुँचे हैं। निधन के बाद ये पहली मौका है और 17 महीने बाद वो गाजीपुर पहुँचे हैं, इस बार जब उनके पिता नहीं रहे हैं। और अब ये देखिए अब्बास अंसारी यहाँ पहुँचे हैं। करीब 4 बजे गाजीपुर स्थित मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास पहुँचे थे और यहाँ से पहुँचने के बाद वो सीधे गए थे घर और वहाँ पर जो तमाम सारे रिचुअल्स थे उनको पूरा किया गया था। और अब ये देखिए उतरते हुए सीधी तस्वीरें अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी अब यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच में अंदर जाते हुए जो कालीबाग कब्रिस्तान है वहां जाते हुए करीब आधे घंटे ये फातिहा पढ़ी जाएगी। इसमें अब्बास अंसारी के साथ उनके भाई उमर अंसारी हैं, इसके अलावा उनके बड़े पिताजी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं जो पहले ही पहुंच गए थे। ये देखिए तस्वीरें देखिए, वही स्टाइल करने की कोशिश जो कभी मुख्तार अंसारी किया करते थे, तो वही एक स्टाइल है। और यहाँ पर अब वे अंदर जा रहे हैं तो फातिहा पढ़ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर, और वहाँ पे फातिहा पढ़ने के लिए इंतजाम किए गए हैं। परिवार के लोगों की तरफ से बात करें तो यहाँ पर परिवार के लोगों की तरफ से यहाँ पर उनके बड़े पिताजी अफजाल अंसारी हैं, तो इसके अलावा उनके जो चचेरे भाई हैं मन्नू अंसारी हैं। सबसे पहले यहाँ पर अफजाल अंसारी पहुँचे, उसके बाद मन्नू अंसारी पहुँचे और मन्नू अंसारी के पहुँचने के बाद अब उनके भाई उमर अंसारी पहुँचे और अब यहाँ पर जो अब्बास अंसारी हैं वो पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ पर
सभी लोग इनके पहुंच गए हैं, परिवारीजन, और करीबन 11 लोग हैं इस पूरे परिवार के लोग, और वो अब यहाँ पर फातिया पढ़ेंगे। तो अब आपको फातिया पढ़ने की तस्वीरें दिखाई देंगी। और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सारी कोशिशें की गई, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि बेटे के हक से फातिया पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की पैरोल दी, और पैरोल के बाद अब्बास अंसारी आज गाजीपुर पहुंचे, और गाजीपुर पहुंचने के बाद गाजीपुर जिला जेल में उनको रखा गया। बैरिक नंबर 10 पे उनको रखा गया। ये बैरिक नंबर 10 वही। तो मोहम्मदाबाद से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब्बास अंसारी पहुंचा हुआ है कालीबाग कब्रिस्तान, जहां वो पिता की कब्र पर फातिहा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सरधना में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे, और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने मंच पर अलग अलग नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसी कड़ी में मंच पर बैठते ही अपने बगल की कुर्सी पर पहले संगीत सोम को बुलाया और चुनाव को लेकर चर्चा की। उसके बाद संगीत सोम चले गए, फिर दूसरे नेताओं को बुलाकर उनसे चुनाव पर बातचीत की। बीजेपी ने यूपी की बची हुई 12 सीटों में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, गाजीपुर से पारसनाथ राय, बलिया से नीरज शेखर, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, फूलपुर से प्रवीण पटेल को, मछली शहर से बीपी सरोज और कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया। बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन अब भी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है। जिन सीट्स पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है वो सीट्स हैं भदोही, देवरिया, फिरोजाबाद, कैसरगंज और रायबरेली। प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारा है। मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर समर्थकों ने आतिशबाजी की, ढोल बजाकर जश्न मनाया। प्रवीण पटेल 2022 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। प्रवीण पटेल पहली बार 2007 में बीएसपी के टिकट पर झूंसी विधानसभा सीट से चुनाव जीते। ये सबसे पहले तो हम पार्टी नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय सुनील बंसल जी को, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी को, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को, उसके साथ साथ प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को और आदरणीय श्री धर्मपाल जी माननीय संगठन मंत्री जी को और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के दक्षिण विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान एसपी सिंह ने एक तरफा जीत की बात कही। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पहले भी गठबंधन को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी है, इस बार 400 पार होगी बीजेपी। एसपी सिंह बघेल आगरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभी कहीं भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और बीएसपी के प्रत्याशी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। निश्चित तौर से इस बार जब प्रधानमंत्री कोई वादा कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो उनकी फौज माने देश की जनता और कार्यकर्ता और उनका परिवार सब लोग मिला करके उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अपनी जी जान लगा देते हैं। तो 400 पार निश्चित तौर से होगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने संदेश खाली मामले पर हाईकोर्ट के सीबीआई आदेश का स्वागत किया और ममता सरकार पर निशाना साधा। से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई।
आज कोर्ट का ये आदेश कि संदेश खाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की ज़मीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी। कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। कोर्ट का मेरे ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक आजमगढ़ में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2022 में बीजेपी ने उपचुनाव में मुलायम परिवार का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा और उन्होंने कमल खिलाया। और एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को करीबी मुकाबले में करीब 9000 वोटों से उन्होंने हराया था। 2024 में भी एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। निरहुआ से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने। आप उपचुनाव जीत के आए और अब मेन चुनाव है, इन दोनों चुनाव में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? दोनों चुनाव में अंतर ये है कि जब पहले 22 में हम लोग चुनाव लड़े या 19 में चुनाव लड़े तो हमें यहाँ काम करने का अवसर तब तक मिला नहीं था, लेकिन 22 में जब हम चुनाव यहाँ जीते तो हमको टाइम मिला काम करने का। और फिर आजमगढ़ में हमने 1 साल जो हमको मिला था, उस 1 साल में जो काम किया है वो देख करके यहाँ की जो जनता है वो बहुत खुश हुई कि हमने बाकी लोगों को भी बहुत अवसर दिया लेकिन कोई इतना काम नहीं किया, 10 साल में कोई नहीं किया जो 1 साल के अंदर यहाँ आजमगढ़ में हम लोगों ने किया। तो ये फ़ायदा हुआ है कि अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो मतलब इनको ये गारंटी हो चुकी है कि ये जीत के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है, हार के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है। ये जीते चाहे हारे, मैं 19 में हार गया था तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा था, 22 में जीता तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ, जनता का भी काम कर रहा हूँ। मैंने जनता से कहा था कि आपने अगर अवसर दिया तो मैं बम्बई नहीं जाऊँगा, आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा, और वही मैंने किया। बरेली में मौजूदा सांसद संतोष गंगवार के समर्थन में चुनाव के बहिष्कार का पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में संतोष गंगवार का फोटो लगाकर लिखा गया, अब की बार चुनाव बहिष्कार। पोस्टर जारी करने वालों ने संतोष गंगवार को टिकट नहीं मिलने को अपमान बताया। बीजेपी ने इस बार छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया है, जिससे कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने 20 पन्ने के घोषणा पत्र में 2025 तक जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाने का वादा किया। साथ ही एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में देने की बात कही। सिंचाई को मुफ्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही अपने घोषणा पत्र में एसपी ने कर्ज माफी और नई मंडी बनाने की बात कही। युवाओं के लिए घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी ने मनरेगा की मजदूरी 450 रुपये करने की बात कही और सभी रिक्त पड़ी वैकेंसी को भरने की बात भी कही है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तमिलनाडु के मदुरई से बुलेट लेकर निकली बुलेट लेडी महिला राजलक्ष्मी मंदा आज सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की अपील की। वोट फॉर नेशन और वोट फॉर मोदी के तहत राजलक्ष्मी लगभग 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली में इस यात्रा का समापन होना है। राजलक्ष्मी मंदा की माने तो इस बार दक्षिण भारत से बीजेपी को भारी सीट्स मिलेंगी और जो मोदी जी ने 400 सीट पार करने का लक्ष्य रखा है वो हर हाल में पूरा होगा। उद्देश्य और लक्ष्य है कि इस बार मोदी जी को सारा जनता वोट करना है और मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस उद्देश्य को साक्षात्कार बनाने के लिए मेरी तरफ मैंने 21,000 किलोमीटर इस यात्रा करके जनता में जागरूक कर रही हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो और मोदी जी का जो लक्ष्य 400 पार है उसको पार कराना है।
बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। मऊ के सरवा गांव में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। कई बीघे में लगी पक्की फसल जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां पर खेत में भीषण आग लगने से करीब 12 से 13 बीघा गेहूं की पक्की हुई फसल जलकर राख हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर एक ढाबे में भीषण आग लग गई। ढाबा जलकर राख हो गया। भाग जाओ उधर से। हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से जा रही कार के सामने अचानक एक बाइक आने से कार बेकाबू हो गई और सामने से आ रही 2 बाइक में टक्कर मार दी, जिससे अलग अलग बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। कार और दोनों बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। नौकरी के लिए म्यांमार गए 3 इंजीनियर दोस्तों को बंधक बना लिया गया। इन 3 युवकों में से एक युवक बाराबंकी जिले का रहने वाला है। दोनों दोस्तों के साथ ही बाराबंकी के रहने वाले अजय कुमार ने वीडियो जारी किया, जिसमें अजय ने कहा कि चीन की कंपनी साइबर फ्रॉड का काम करती है, नहीं करने पर पीटा जाता है। पीड़ित अजय ने आरोप लगाया कि डीलर ने मलेशिया भेजने के नाम पर म्यांमार भेज दिया। इस घटना के बाद अजय के परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेटे को सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि मैं बचना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है कि निकाले जाए, वरना पता नहीं कितने दिन जिंदा हूँ मैं, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। मेरा बेटा अजय कुमार जो है अपने साथियों के साथ काम करने गया था मलेशिया के लिए, लेकिन उसको म्यांमार में जो है बंधक बना लिया गया है। मोदी जी से, योगी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमारे हाथ को प्रार्थना विनती है कि हमारे लड़का सुरक्षित घर चलावे। हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।